हेलो, हाय, राधे राधे, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं हुसैन फद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहाड़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए अमेरिकी संविधान के बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहे हैं, आज उसके बारे में राष्ट्रपति पद के बारे में लेकर के आए हैं। यानी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य, उनका वर्णन कीजिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य का जो वर्णन करने का वाला जो क्वेश्चन आता है, वो अधिकांश से ये पूछा जाता है कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति का महत्व, उसकी शक्ति और कार्यों का वर्णन कीजिए। इसीलिए राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के विषय में केवल इतना लिखा गया है, यानी अमेरिका का जो संविधान है उसमें राष्ट्रपति के बारे में केवल यह कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालक शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। और भारत की बात करें तो भारत में भी कार्यपालक का शक्ति किस में निहित मानी गई है? राष्ट्रपति में। लेकिन यहाँ पर ये जो बात की गई थी अनुच्छेद 1 में की गई थी। कौन से अनुच्छेद में की गई थी? अनुच्छेद 1 में। क्योंकि अमेरिकी संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं? टोटल 7 अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालक का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये कहा गया था अनुच्छेद 1 में। और भारत की बात करें तो भारत में भी कार्यपालक शक्ति किस में मानी गई है? राष्ट्रपति में। लेकिन संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि इन थोड़े से शब्दों में वर्णित राष्ट्रपति का पद आगे चलकर विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों में एक होगा। आज की बात करें तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति का पद है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली पद है, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है। ब्रायस ने कहा है, आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में सबसे महान है। यानी आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक जितने भी पद हैं उनमें सबसे महान है। ये कहा था ब्रायस ने इसके बारे में। हमने इसके राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ। देखिए राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा शासक माना जाता है। ब्रोगन ने कहा है, राष्ट्रपति सदैव चालक का कार्य करता है। इसका कार्य करता है चालक, यानी देश को चलाने का कार्य करता है। फिर ब्रेक का, परंतु वह कभी भी अतिरिक्त पहिया नहीं है। यानी सब चालक का कार्य करेगा, ब्रेक का कार्य करेगा, लेकिन वो अतिरिक्त पहिए का कार्य नहीं करता है कि वो एक्स्ट्रा के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि मंत्रिपरिषद के पास इतनी शक्तियाँ नहीं जितनी राष्ट्रपति के पास में शक्तियाँ होती हैं। सर हेनरी मैन ने लिखा है, इंग्लैंड का सम्राट राज्य करता है परंतु शासन नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति ना तो राज्य करता है और ना शासन। अमेरिका का राष्ट्रपति ना केवल शासन करता है अपितु राज्य भी करता है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियाँ होती, वो अपनी शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है। अब देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या और कौन सी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ निम्न प्रकार हैं। इसी शक्तियों को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 8 भागों में बांट सकते हैं। देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति, विधि निर्माण संबंधी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वैदेशिक संबंधों का संचालन, दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति, संकटकालीन शक्ति और राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए सबसे पहले आती है कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ। तो सबसे पहला जो कार्य है अमेरिकी राष्ट्रपति का वो होता है कानूनों का क्रियान्वयन करना। यानी अमेरिकी संविधान द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वित करने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कांग्रेस द्वारा निर्मित राष्ट्र कानून पूरी तरह लागू हों। यानी कांग्रेस, अमेरिकी जो कांग्रेस है उसको संसद, जो अमेरिकी संसद है उसको क्या कहा जाता है? कांग्रेस। ये भी याद में रखना कि अमेरिकी संसद को किस नाम से जाना जाता है? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र के कानून पूरी तरह लागू होने चाहिए। यानी कांग्रेस ने जिन कानूनों को बनाया है वो पूरी तरह से राज्य में लागू होने चाहिए। ये कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है देखने का। कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य वह अटॉर्नी जनरल के द्वारा करता है। यानी कानूनों को क्रियान्वित कराने का कार्य वो किसके द्वारा करेगा? अटॉर्नी जनरल होता है, उसके द्वारा वो कार्य, यह कार्य करता है।
वह कानूनों के क्रियान्वयन के लिए विभागीय आदेश प्रसारित करता है, यानी कानूनों को लागू करवाने के लिए प्रत्येक विभाग के लिए आदेश व निर्देश जारी करता है। दूसरा आता है प्रशासन का संचालन करना, यानी संपूर्ण प्रशासन को चलाने का कार्य, उसका संचालन करने का कार्य भी राष्ट्रपति का होता है। शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना संपूर्ण प्रशासन के संचालन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। संविधान में कहा गया है अधिशासनिक शक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथों में होगी, यानी अमेरिका का जो अधिशासन है उसकी शक्ति किसके हाथ में होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ में होती है। तो वो शासन को चलाने का कार्य करता है। संघीय सरकार के समस्त प्रशासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति द्वारा ही संचालित होते हैं, यानी संघीय सरकार के जितने भी प्रशासन के कार्य हैं उन कार्यों को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। वह प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन या सम्मति की मांग कर सकता है, यानी कोई भी विभाग हो उसके अधिकारी से उसके विषय में प्रतिवेदन या रिपोर्ट मांग सकता है। नियुक्तियों से संबंधित शक्ति, तीसरी कार्यपालिका शक्ति है नियुक्तियों से संबंधित। तो देखिए अमेरिकी जो राष्ट्रपति है विभिन्न प्रकार के नियुक्तियां भी करता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि कांग्रेस के निश्चयों और कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए वह आवश्यक नियुक्तियां करे। मोटे रूप से राज्य की नियुक्तियां दो प्रकार की जाती हैं, एक उच्च स्तरीय और दूसरी निम्न स्तरीय नियुक्तियां। उच्च स्तरीय नियुक्तियां स्वयं राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं और निम्न स्तरीय नियुक्तियां सरकार के विविध विभागों के अध्यक्षों द्वारा की जाती हैं। उच्च स्तरीय नियुक्तियों में राष्ट्रपति कैबिनेट के सदस्य, राजदूत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों आदि को नियुक्त करता है। सिद्धांततः राष्ट्रपति को सीनेट के परामर्श एवं पूर्व स्वीकृति से नियुक्तियां करनी पड़ती हैं, यानी सीनेट का परामर्श उसको लेना पड़ेगा, उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन व्यवहार में वह नियुक्तियां पहले कर देता है और बाद में सीनेट उनकी पुष्टि करती है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के हाथ में वास्तविक शक्ति होती है उनको नियुक्त करने की। सामान्यतः राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को सीनेट का समर्थन मिल जाता है, यानी जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है उनको सीनेट बाद में अपना समर्थन दे देती है। किंतु ऐसा भी दृष्टांत देखने को मिलता है जब सीनेट ने राष्ट्रपति की नामजदगियों को रद्द कर दिया, यानी राष्ट्रपति ने जिन व्यक्तियों को नामजद किया, नियुक्तियां की, उनको सीनेट द्वारा रद्द भी कर दिया गया था। एक बार 1925 ईस्वी में सीनेट ने अटॉर्नी जनरल के पद पर राष्ट्रपति कुलीज द्वारा सीवी वारेन की नामजदगी को रद्द कर दिया था, यानी सीवी वारेन को उन्होंने पद पर नियुक्त किया और सीनेट ने उनके पद को रद्द कर दिया था। इस प्रकार 1943 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा एडवर्ड जे फ्लाइम के ऑस्ट्रेलिया में अमेरिकी राजदूत पद के मनोनयन का सीनेट ने अनुमोदन नहीं किया था, क्योंकि राष्ट्रपति सीनेट की सौजन्यता का नियम का पालन करता है। इसका आशय है कि संघीय राज्य के संघीय अधिकारियों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति का उस राज्य के सीनेटरों से मंत्रणा लेना आवश्यक होता है। अंतरिम नियुक्तियों के लिए एक अन्य व्यवस्था की गई है, जिसके कारण नियुक्तियों के क्षेत्र में राष्ट्रपति का अधिकार और भी बढ़ जाता है। जब सीनेट का अधिवेशन नहीं होता तो उस समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आवश्यकता पड़ने पर नियुक्तियां कर सके, यानी जब सीनेट की बैठकें नहीं आ रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, अधिवेशन नहीं बुलाए जा सकते, तब राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करने की शक्ति भी प्राप्त है। यदि सीनेट उन नियुक्तियों को स्वीकार कर लेती है तो ये अंतरिम ना रहकर स्थायी हो जाती हैं, और यदि वह उन्हें बिना स्वीकार किए बैठक समाप्त कर देती है तो वे समाप्त हो जाती हैं। चौथी कार्यपालिका शक्ति सेवा से पृथक करने की शक्ति, यानी पदच्युति की शक्ति, विभिन्न पदाधिकारियों से पद से हटाने की शक्ति। नियुक्तियां करने में राष्ट्रपति को सीनेट की सहमति के अनुसार कार्य करना पड़ता है, लेकिन सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति के संबंध में संविधान में उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी संविधान द्वारा उनको पद से हटाने के ऊपर राष्ट्रपति के पास कोई प्रतिबंध नहीं है। इस क्षेत्र में राष्ट्रपति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी मेयर्स नामक विवाद में यह फैसला दिया कि राष्ट्रपति की पदच्युति संबंधी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। पांचवी शक्ति आती है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कैबिनेट का नेतृत्व। यानी कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है उसका नेतृत्व करने वाला राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से अपनी मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और वह मंत्रिमंडल का स्वामी होता है, यानी सर्वेसर्वा होता है। वह किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है और किसी को भी किसी भी समय हटा सकता है। छठवीं शक्ति आती है ये प्रमुख शक्ति, सैनिक शक्ति या सेना प्रमुख के रूप में कार्य। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति युद्ध व शांति दोनों ही समय के लिए सेना का अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार भारत में भी तीनों सेना को सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति को माना जाता है। सेना अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति जब भी आवश्यक समझे इस प्रकार की सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। वह उच्च सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। उच्च सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति के पास भी नियुक्तियां संबंधी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है। तो आज विधि निर्माण संबंधी शक्ति यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति, विधायी शक्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रशासन ही नहीं बल्कि कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भाग होता है। उसकी विधि निर्माण संबंधी शक्तियां निम्न हैं। राष्ट्रपति के संदेश संविधान में कहा गया है, समय समय पर राष्ट्रपति कांग्रेस को संघ की दशा के बारे में जानकारी देगा और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की सिफारिश करेंगे जिन्हें वह आवश्यक समझता हो। राष्ट्रपति इन संदेशों में आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए कांग्रेस से अनुरोध कर सकता है या निवेदन कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए इन संदेशों का कांग्रेस के व्यवस्थापन कार्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो कांग्रेस होती है, ब्रिटेन की संसद है, राष्ट्रपति जब उनके पास इस प्रकार के कोई संदेश भेजता है तो व्यवस्थापन संबंधी जो कार्य है उन पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। कांग्रेस इन सुझावों के आधार पर व्यवस्थापन करती है, यानी व्यवस्था स्थापित करती है, उसके सुझावों को मानने का कार्य करती है। अनुमान लगाया गया है कि कांग्रेस के सामने जितने विधेयक आते हैं उनमें से 3/4 विधेयक तो वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति चाहते हैं। यानी अधिकांश ब्रिटेन की जो संसद या कांग्रेस है उसमें जो विधेयक भेजे जाते हैं उनमें से 3/4 जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की ही स्वीकृति से भेजे जाते हैं। यानी राष्ट्रपति उनको चाहता है कि उनका निर्माण होना चाहिए, वो पारित होने चाहिए। दूसरी आती है विधायी शक्ति, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति, यानी राष्ट्रपति वीटो पावर, कुछ विधेयकों को निषेधाधिकार की शक्ति। राष्ट्रपति का निषेधाधिकार भी कानून निर्माण के ऊपर काफ़ी असर रखता है। संविधान के अनुसार यह आवश्यक है, कांग्रेस द्वारा पास किया गया प्रत्येक कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी कांग्रेस ने कोई भी विधेयक पारित किया है या कोई कानून आया है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पास भेजा जाता है। जब कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई कानून राष्ट्रपति के सामने आता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है या उस पर निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी अगर कोई वो विधेयक उचित नहीं है तो उसको वो अपने पास भी रख सकता है। राष्ट्रपति 2 तरह के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। जिस दिन राष्ट्रपति के सामने विधेयक प्रस्तुत किया गया है, यदि वह उसके 10 दिन के भीतर, जिसमें रविवार शामिल नहीं होता, अपने आक्षेपों सहित उस विधेयक को वापस कर देता है तो वह विलंब का निषेधाधिकार कहलाएगा। यह निषेधाधिकार निरपेक्ष नहीं होता। यदि कांग्रेस के दोनों सदन इस विधेयक को पुनः दोबारा 2/3 बहुमत से पास कर दें तो कांग्रेस राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को व्यर्थ कर सकती है। यानी वही विधेयक दोबारा से अगर पास होकर के आ जाता है तो राष्ट्रपति का निषेधाधिकार व्यर्थ मान लिया जाता है। राष्ट्रपति वाशिंगटन से लेकर कैनेडी के समय तक इस निषेधाधिकार का प्रयोग लगभग 1300 बार किया गया था। ये वीटो शक्ति का प्रयोग कितने बार हुआ था? 1300 बार। राष्ट्रपति का यह निषेधाधिकार सामान्य पुनरीक्षण शक्ति के रूप में विकसित हुआ है। फाइनल ने इस शक्ति के संबंध में कहा है, यह एक ऐसी शक्ति है जिसमें कोई व्यय नहीं होता।
जिसका प्रयोग काफ़ी सफलता से किया जा सकता है और जिस पर कोई दंड भी नहीं होता। इसके अलावा विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति को अन्य प्रकार का वीटो भी प्राप्त है, जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं, यानी जेबी वीटो। भारत में इसको जेबी वीटो भी कहा जाता है। अपने इस वीटो का प्रयोग उन विधेयकों के विषय में जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता, उन 10 दिनों में कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र के अंत में होते हैं। यदि इस बीच विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने के 10 दिन के भीतर कांग्रेस का अधिवेशन स्थगित हो गया हो, तो कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, तो विधेयक समाप्त समझा जाता है। यह वीटो राष्ट्रपति का जेबी निषेधाधिकार पॉकेट वीटो कहलाता है। यह अधिकार 1928 में प्रथम बार प्रयुक्त किया गया था। जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1928 में। तीसरी आती है विधायी शक्ति, आदेश प्रस्तावित करना, यह आदेश देना। यदि राष्ट्रपति अध्यादेश तो जारी नहीं कर सकता, तथापि ऐसी प्रथा है कि वह प्रशासकीय आदेश जारी कर सकता है। यही भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन अमेरिका में अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं है। केवल वह प्रशासकीय आदेश जारी कर सकता है। उन आदेशों का माध्यम से कार्यपालिका के विविध विभागों में कार्य किए जाने का नियम बन सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रशासकीय आदेशों को कानून के समान ही मान्यता प्रदान की जाती है। जो भी प्रशासकीय आदेश पारित किए जाते हैं वो कानून के समान ही मान्यता प्राप्त होते हैं। प्रशासकीय आदेशों की प्रथा आज की समस्याओं की जटिलता एवं कांग्रेस पर कार्य के अत्यधिक बोझ के कारण प्रारंभ हुई है। इस प्रदत्त शक्ति के फलस्वरूप राष्ट्रपति अब यदि सिद्धांत में नहीं तो वास्तव में अपने हक से कानून बनाने वाला बन गया। चौथी आती है कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार, यानी कांग्रेस या ब्रिटेन की जो संसद है उसके विशेष अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस के विशेष अधिवेशनों को आमंत्रित कर सकता है, यानी विशेष अधिवेशन बुला सकता है, किंतु ऐसा करने के लिए उसे सूचित करना होता है कि विशेष अधिवेशनों के बुलाए जाने का क्या प्रयोजन है, यानी वह विशेष अधिवेशन किस प्रयोजन के कारण बुला रहा है। तीसरी आती है वित्तीय शक्तियाँ, यह धन के लेन देन से संबंधित शक्ति। संविधान ने वित्तीय शक्तियों के संबंध में कांग्रेस को सत्ता संपन्न बनाया है, यानी सबसे अधिक ब्रिटेन का जो अमेरिकी जो संविधान है उसे शक्तियाँ सबसे ज़्यादा किसको दी हैं? अमेरिकी कांग्रेस या संसद को प्रदान की। लेकिन अब व्यवहार में राष्ट्रपति की ही अधिक शक्तिशाली बन गया है। आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष आय व्यय का जो ब्यौरा या वार्षिक बजट तैयार करवाता है, कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। वही बजट को कांग्रेस के द्वारा पारित करवाता है। और रे ने लिखा है, बजट तथा अकाउंटिंग एक्ट 1921 द्वारा राष्ट्रपति बजट का संचालक ही नहीं अपितु सरकार का वास्तविक सामान्य कारोबारी मैनेजर पद धारण कर चुका है। 1940 के पूर्ण रोजगार अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी एक रिपोर्ट आर्थिक मामलों के बारे में कांग्रेस को भेजनी पड़ती है। न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें महाभियोग लगाकर दंडित किया गया है, राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, यानी केवल उनको छोड़ेगा जिन पर महाभियोग द्वारा सजा दी गई है या दंड लगाया गया है, और अन्य को वह क्षमा कर सकता है। इस शक्ति के अधीन वह अपराधी को पूर्ण क्षमा कर सकता है या उसकी सजा कम कर सकता है और दंड को स्थगित भी कर सकता है। इसी प्रकार के भारत के राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्रदान की गई। बात है पाँचवीं, वैदेशिक संबंधों का संचालन, यानी विदेश दूसरे देशों के साथ संबंधों का संचालन स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति जो शक्तियाँ हैं, विदेशी संबंधी मामलों का संचालन और परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति देश की ओर से बोलने वाला सबसे प्रमुख व्यक्ति है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो या अन्य देशों से कोई संधि वार्ता करनी है तो वो प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति। अमेरिका की विदेश नीति, उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है। उसे राजदूतों और विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। वह विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों को स्वीकार करता है। वह विदेशों से विविध प्रकार के समझौते और संधि करता है। वह किसी
भी राजदूत को बर्खास्त कर सकता है या पद से हटा सकता है। संधियों के करने में उसकी शक्ति पर यह प्रतिबंध अवश्य है कि उसके द्वारा की हुई संधियों का पुष्टिकरण सीनेट के द्वारा आवश्यक है। कभी कभी सीनेट संधियों को अस्वीकार भी कर देती है। 1919 में सीनेट ने राष्ट्रपति विल्सन द्वारा की गई वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 में। किसके समय की गई थी? राष्ट्रपति विल्सन के समय। इनको याद में रखना। अस्वीकार कर दिया था, लेकिन संधि का प्रारूप तैयार करना, उसके विषय में संबंधित राष्ट्र से वार्ता करना राष्ट्रपति का ही कार्य होता है। राष्ट्रपति संधियों के अतिरिक्त कार्यपाल का समझौते भी करता है, जिनके लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। 1844 में टेक्सास को अमेरिकी संघ में शामिल करने पर संधि को जब सीनेट ने अस्वीकार कर दिया, तो अगले वर्ष टेक्सास को समझौते द्वारा संघ में शामिल कर लिया था। राष्ट्रपति विदेशों से आवश्यकता अनुसार गुप्त समझौते करता है। न्यायमूर्ति मार्शल के शब्दों में, बाह्य संबंधों के विषय में राष्ट्रपति ही राष्ट्र का एकमात्र संचालक और विदेशी राष्ट्रों के लिए वह एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में होता है। अगली शक्ति आती है दल के नेता के रूप में राष्ट्रपति। तो अमेरिकी राष्ट्रपति अपने दल का भी नेता होता है। वह अपने दल की राष्ट्रीय समिति के चेयरमैन को नियुक्त करता है। उसके परामर्श से अपने दल के अन्य महत्वपूर्ण पदों को बढ़ता है और दल के नेता के रूप में वह दल के सदस्यों के माध्यम से कांग्रेस पर अधिकार जमाता है। यानी जिस दल, अमेरिका का जो दो दल है अमेरिका में, रिप्रेजेंटेटिव दल और प्रतिनिधि दल, तो उनके ऊपर उनमें से जिस दल का वो नेता होता है राष्ट्रपति, तो वो अपने दल का प्रमुख व्यक्ति माना जाता है। संकटकालीन शक्तियाँ। अमेरिकी संविधान में संकटकालीन शक्तियों का वर्णन नहीं है। यानी जिस प्रकार भारत के संविधान में संकटकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, उस प्रकार से अमेरिकी संविधान में नहीं है। किंतु अमेरिका अनेक संकटों से गुजरा है, अतः कांग्रेस के सहयोग से विभिन्न राष्ट्रपतियों ने अनेक शक्तियों को प्राप्त किया है। राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध के समय कहा उसका मुख्य कार्य विद्रोह को दबाना है। ये किसने कहा था? लिंकन ने कहा था। उन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए बंदी प्रत्यक्षकरण लेख को स्थगित कर दिया। उन्होंने अनेक शक्तियों का प्रयोग किया जो संविधान में नहीं दी गई। कांग्रेस ने उन्हें सब कार्यों की अनुमति दे दी। इस प्रकार राष्ट्रपति विल्सन, रूजवेल्ट, ट्रूमैन आदि ने संकट के समय कांग्रेस को विश्वास में कुछ हद तक तानाशाही शक्तियों का प्रयोग किया था। अब आती है आठवीं शक्ति, राष्ट्रीय नेता के रूप में राष्ट्रपति। अब देखिए, कोई भी देश का राष्ट्रपति हो तो वो राष्ट्र का प्रमुख नेता या प्रथम व्यक्ति माना जाता है। तो राष्ट्रपति पूरे देश का नेता है। संपूर्ण देश का नेता होने के कारण उसके पीछे देश की बहुमत की शक्ति होती है, यानी जनता का समर्थन प्राप्त होता है। विल्सन ने कहा समस्त राष्ट्र ने उसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया है और उससे ध्यान रहता है कि अमेरिकी राष्ट्र का कोई अन्य राजनीतिक प्रवक्ता नहीं है, केवल उसका उद्घोषी राष्ट्रीय होता है। उसे एक बार देश का विश्वास और प्रशंसा जीत लेने दो, कोई अकेली शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। नई शक्तियों का संगठन उसे सरलता से नहीं हटा सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।